हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकपाल एंड लोक आयुक्ट्स, दैट इज कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस, फंक्शंस एंड बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो हम देखते हैं कि चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं और 4 ही ऑफिशियल्स होते हैं। तो टोटल 9 मेंबर की होती है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ 6 मेंबर कमिटी। इसके अंदर अगर हम मेंबर्स कमिटी के अगर हम मेंबर्स देखें तो इसके अंदर पीएम है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउसेस के, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल है और डेप्यूटी चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट से। उसके बाद हम देखें तो इसके अंदर इफ अपॉइंटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट देन कंसल्टेशन विद द सीजीआई इज नेसेसरी। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट करनी है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तो कंसल्टेशन सीजीआई की आपको लेनी पड़ेगी। अगर इनका हम टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है या फिर एज ऑफ 70 ईयर्स तक का होता है, जो भी पहले हो जाए। तो हम देखते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और लोकपाल है, इसके अंदर जो एज है मैक्सिमम 70 दी गई है। 70 वाली एज किसी भी और कमीशन के लिए नहीं दी गई है। अगर इनका रिमूवल करना हो तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो यूपीएससी के लिए हमने इसके बारे में बात की थी कि जैसे प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट मेड एन इंक्वायरी एंड सजेस्टेड रिमूवल। तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट उनके बिहाफ पे एक आप कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी करती है और उनको लगता है तो वो सजेस्ट कर देते हैं रिमूवल। या फिर रिमूवल हो सकता है 4 ग्राउंड पे कि जिसमें कोई एडजर्ड हो जाए एज इंसॉल्वेंट, अगर वो आउटसाइड एम्प्लॉयड हो आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, अगर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट में अनसाउंड माइंड या बॉडी हो, या फिर प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी उनको रिमूव किया जा सकता है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो चेयरमैन होने चाहिए वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। हम देख रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर चेयरमैन जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, रिटायर्ड या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, या 2 मेंबर हो सकते हैं जिनके पास नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 4 एक्स ऑफिशियल है उसके अंदर चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी, माइनॉरिटी और वुमेन। तो बेसिकली जो बॉडी है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो नेशनल कमीशन है जिसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जबकि माइनॉरिटी और वुमेन जो है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो इन ये मेंबर्स हैं, जबकि हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो लोग हैं वो जुडिशरी का पार्ट है, जुडिशरी से आ रहे हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो डिटरमाइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके जो फंक्शन है हम साथ में कंपेयर करेंगे। उसके अंदर हम बात करें लोकपाल की कंपोजिशन की तो यहाँ पे लोकपाल होते हैं और मेंबर्स होते हैं 1+8 होते हैं टोटल। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ 5 मेंबर कमिटी, जिसके अंदर है पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस ऑफ पीपल के, स्पीकर है हाउस ऑफ पीपल के, सीजीआई होते हैं या नॉमिनेटिंग सिटिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं प्रेसिडेंट के। तो हमने उसके अंदर देखा था उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी इंक्लूडेड थे इसके अंदर। हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर में वाइस प्रेसिडेंट की जगह डिप्टी चेयरमैन थे, और पर यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ऑफ पीपल से ही है और स्पीकर सेम है ही हमारे, और यहाँ पे हमारे सीजीआई या एक जज भी होते हैं लोकपाल के लिए और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। टर्म की बात करें तो टर्म इनका सेम है जो ह्यूमन राइट्स वालों का था कि 5 साल या एज ऑफ 70 ईयर विच इज वेरी अर्लियर। जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के पिनाकी चंद्र घोष, वो अपॉइंटेड किए गए थे फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसा ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी था, हमने देखा था उसके अंदर मैक्सिमम जुडिशियल मेंबर्स थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो 50% मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स हैं यहाँ पे,
और जो 50% मेंबर्स होंगे लोकपाल के अंदर वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन से लिए जाएंगे, वुमेन होंगी। कंडीशन ऑफ ऑफिस इसके अंदर डिफाइन नहीं कर रखी है। फिर लोक आयुक्त की अगर हम बात करें तो लोक आयुक्त होंगे और मेंबर होंगे। बेसिकली जो लोकपाल है वो यूनियन के अंदर बात कर रहे हैं, और जो लोकपाल जो है यूनियन के अंदर बात कर रहे हैं, और लोक आयुक्त की हम स्टेट में बात कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ लोक आयुक्त नॉट सेम इन ऑल स्टेट, जनरली अपॉइंटेड बाय गवर्नर। इनका जो टर्म है वो है 5 ईयर और इनकी एज 65 ईयर्स है, विच एवर इज अर्लियर। इनके अंदर जुडिशियल क्वालिफिकेशन कुछ प्रिस्क्राइब की गई हैं। उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो ये वॉचडॉग होता है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, बट कैन लुक इनटू द अदर मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ अकरेंस। इनको 1 साल के अंदर उस मैटर को देखना होता है। फंक्शंस इनके सिर्फ रिकमेंडरी होते हैं और सुओ मोटो एक्शंस इनको अलाउड होते हैं। इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट्स की, और ये आप कह सकते हो कि यूटिलाइज कर सकते हैं सेंट्रल और स्टेट एजेंसी को फॉर द पर्पस, और ये एस्टेब्लिश करते हैं इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद द एनजीओज। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग बनी है, और इसको अमेंड किया गया 2006 में। लोकपाल की हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये क्रिएट किया गया है फॉर द रीएड्रेसल ऑफ द सिटीजन ग्रीवियंसेस। अगर सिटीजन्स के अगर सरकार से कोई भी दिक्कतें हैं तो हम देखते थे कि पहला तो तरीका ये है कि आप उसमें खिलाफ आप जा सकते हो, रिट ज्यूरिसडिक्शन फाइल कर सकते हो, पर उससे सिंपल तरीका है लोकपाल कि ये रीड्रेसल करते हैं सिटीजन के ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एट द सेंट्रल लेवल। इनको भी एम्पावर्ड किया गया है कि यूटिलाइज कर सकते हैं सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को, और ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं प्रोविजंस अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स एक्वायर्ड बाय द करप्ट मींस। पर यहाँ पे जो सुओ मोटो एक्शन है वो नहीं लिया जाता। अगर कोई कंप्लेंट करेगा उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई है लोकपाल एक्ट जो 2013 के अंदर पास किया गया था। अगर हम वर्ड की बात करें लोकपाल तो ये कॉइन किया था LM सिंघवी ने, और इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था अशोक कुमार ने। अगर फंक्शन की अगर हम बात करें लोकायुक्त की तो ये भी रीएड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस करते हैं अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, पर ये स्टेट लेवल पे करते हैं। और ये हम इसकी बात करें तो इनको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है 2013 में लोकपाल एक्ट के थ्रू। और इसके अंदर हम जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं स्टेट के अंदर वो भी डील करते हैं लोकायुक्त। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ CVC, CBI एंड CIC, दैट इज कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस, फंक्शंस एंड बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम CVC की बात करते हैं। तो अगर हम इनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि चेयरमैन होते हैं और 2 विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। तो टोटल 3 मेंबर का इनकी बॉडी है ये। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन एडवाइस ऑफ 3 मेंबर कमिटी। 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? PM होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं हाउस ऑफ पीपल के। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम इनकी बात करें तो टर्म होता है इनका 4 साल का, या एज होती है 65 ईयर्स की, विच एवर इज अर्लियर, और इनको फर्दर अपॉइंटमेंट CVC के मेंबर्स को नहीं दिया जाता। अगर रिमूवल करना है तो जैसे कि हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर देखा था, यहाँ पे भी सेम होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके बिहाफ पे इंक्वायरी करके अगर रिमूवल सजेस्ट करते हैं तो रिमूव कर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट खुद भी रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 ग्राउंड, जिसमें है कि कोई इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है, या फिर वो कोई आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट में पाया जाता है, आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनसाउंड माइंड या उसकी बॉडी है, या फिर प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं अगर वो बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम इनका CBI की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इनका कंपोजिशन जो होता है इसके अंदर डायरेक्टर होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो स्पेशल डायरेक्टर्स हैं डायरेक्टर के नीचे आते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर और एडवाइस ऑफ 3 मेंबर कमिटी। इसमें है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या उनके द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड जज। इनका जो डायरेक्टर है यहाँ पे इनका टर्म होता है 2 साल का बाय द CVC एक्ट 2003। अगर हम CIC की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं। ये 11 मेंबर की बॉडी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 3 मेंबर्स कमिटी ऑन एडवाइस ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी, जिसमें है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। इनका जो टर्म है ये है 5 साल का और एज है 65 साल।
जो भी पहले हो। जो हमारा ये CIC है, हम कह सकते हैं इसके अंदर जो एलिजिबल नहीं होंगे फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, और ये मेंबर नहीं होने चाहिए किसी भी लेजिस्लेचर के, और होल्ड नहीं करने चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो रिमूवल है चेयरमैन और मेंबर्स का, सेम है कि प्रेसिडेंट रेफरेंस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर इंक्वायरी करेगा और वो सजेस्ट कर सकता है रिमूवल, या वही 4 ग्राउंड जो जिन पे प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले फंक्शंस की बात करें, तो अगर हम CVC का फंक्शन देखें तो इनके 3 फंक्शंस हैं, जिसमें है इट इज द मेन एजेंसी प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी अगर करप्शन की अगर बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है इसकी जांच करता है। जो जुरिस्डिक्शन होता है CVC का, वो एक्सटेंड करता है ऑल इंडिया सर्विसेज पे। तो हमने देखा था लोकपाल हो गया, लोक आयुक्त हो गया, हम CVC देख रहे हैं। इनका सबका काम है कि करप्शन को कम कर रहे हैं या कोई भी ग्रीवेंसेस है उनको सॉल्व कर रहे हैं। CVC प्रेजेंट करते हैं एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, और प्रेसिडेंट ये ले करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जो CVC है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये CVC एक्ट के अंदर ऑफ 2003 के अंदर बनी थी, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो रिकमेंडेशन ऑफ सांथानम कमेटी के बेसिस पे बनाई गई थी। अगर हम CBI की बात करें तो ये कम्बैटिंग करप्शन या वायलेंट क्राइम्स, ये यहाँ पे वायलेंट क्राइम्स को भी डील करते हैं और करप्शन को भी डील करते हैं। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अभी तक हमने जितनी बॉडी पढ़ी है वो सारी स्टैट्यूटरी पढ़ी है, पर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ये एस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इन 1963, और ये एंजॉयड करती है स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस। इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो जो दिल्ली पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, वहां पे डिराइव करते हैं पावर। पर अगर इनको स्टेट में किसी भी काम करना होता है तो इनको परमिशन चाहिए होती है, जो टाइम टू टाइम स्टेट देते रहते हैं इनको। उसके बाद अगर हम CIC की बात करें, जो ये हमारा इंफॉर्मेशन, जो हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके अंदर इसकी 2 पावर्स की हम बात करते हैं, इसके 2 फंक्शंस की, कि ये जो एंटरटेन करते हैं कंप्लेंट्स और अपील किनके खिलाफ, कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या यूटीज के अंदर हैं जो रिफ्यूज कर देते हैं किसी भी पर्सन को इंफॉर्मेशन देने से। और द कमीशन हैज पावर ऑफ सिविल कोड। एक बार हम इनको पढ़ भी लेते हैं। इट एंटरटेन कंप्लेंट्स एंड अपील्स पर्टेनिंग टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूटी व्हेन अ पर्सन हैज बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से बनी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, एक्सप्लेन द बॉडी नेम्ड एज नीति आयोग। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉडी कॉल्ड नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। The Niti Aayog, just like Planning Commission, was also created by an executive resolution of Government of India. तो जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस किया नई बॉडी ने जिसका नाम है नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और प्लानिंग कमीशन के थ्रू लाइक ही इसको क्रिएट किया गया है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नीति आयोग है ये प्रीमियर थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ये एक आप कह सकते हैं थिंक टैंक की तरह काम करता है, कि जो भी आपकी पॉलिसी के ऊपर जो थिंकिंग होती है वो करता है ये, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। द सेंटर टू स्टेट फ्लो ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन नाउ रिप्लेस्ड विद एन एम्पावर्ड रोल ऑफ स्टेट्स एज इक्वल पार्टनर्स इन नेशनल डेवलपमेंट एंड दस ऑपरेशनलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हम देखते हैं कि जो पहले प्लानिंग कमीशन था जिसमें सेंटर से स्टेट की तरफ बस पॉलिसी फ्लोज करती थी, उसमें जो स्टेट्स था उनका कोई भी रोल नहीं होता था। इसके अंदर जो हमारा नीति आयोग है इसके अंदर एम्पावर किया गया है स्टेट्स को कि वो इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करते हैं इन द नेशनल डेवलपमेंट, और जो प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को उसको पूरा करते हैं। अगर हम इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो PM है वो चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं, जबकि जो गवर्नर काउंसिल के अंदर हम देखते हैं कि CM ऑफ स्टेट्स होते हैं और यूटीज होते हैं जिनके अंदर लेजिस्लेचर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज के जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है। इसके अंदर हम देखते हैं कि स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिनके पास रिलेवेंट डोमेन ऑफ नॉलेज होती है।
अगर हम इसकी, ये तो हमने कंपोजिशन पढ़ लिया, अगर हम इसके फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क की बात करें, जो फुल टाइम मेंबर्स काम करते हैं, उसमें पीएम एज अ चेयरमैन काम करते हैं। इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं, कुछ फुल टाइम और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो हम कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और एक सीई होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो हमने पढ़ा इसके अंदर जो हमारी स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।